हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 2। पुर्तगालियों ने मुगलों का विश्वास खोया। मुकर्रब खान, जो एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, को जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, वह अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, जैसा कि पदस्थ वायसराय पुर्तगाल से नहीं आया था। वस्तुतः वह कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। उससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत आ गया। वह अपने साथ भारत में व्यापार करने की अनुमति हेतु जहांगीर के नाम इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक प्रार्थना पत्र लाया था। फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किए, लेकिन सफल नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों, जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्के के समान थी, को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहद आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि हॉकिंस को तुर्की भाषा का ज्ञान था, उसने उसी भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 मनसबों का मनसबदार नियुक्त कर दिया। हॉकिंस ने अर्मेनिया ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह किया था। हॉकिंस एक अन्य अंग्रेजों को बड़ी व्यापार सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसलिए इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कहा। भारत में पुर्तगालियों और जहांगीर के बीच युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुगल दूत मुकर्रब खान से मिलने से मना कर दिया। उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों एवं उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगाली को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। तब मेंडोसा ने फादर फिनहेरो को औपचारिक आधार पर मुकर्रब खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। तत्पश्चात शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पत्तन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुर्तगाली साजिशों और मुगलों के अस्थिर नीतियों का सामना करने में असमर्थ चकित हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया। हालांकि अंग्रेजों ने 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसिएंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाज बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। बी. ए. स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल शासन की नौसैनिक कमजोरियों के चलते 4 शाही जहाजों को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया तथा सामान लूट लिया। जहांगीर की मां की इस सामान में गहरी रुचि थी और इससे करोड़ों रुपए की चपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुकर्रब खान, जो उस समय सूरत का प्रभारी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया। हालांकि यह शाहजहां का शासनकाल था, जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया और साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार तथा मुगल-कालीन भारत के लोगों का ईसाई मत में धर्मांतर करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया था। शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने से पूर्व ही उसे पुर्तगालियों के व्यवहार की जानकारी थी, जैसा कि उन्होंने रानी मुमताज महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उसका अपमान किया था। हुगली पर अधिकार 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया, जो बंगाल के सतगांव से थोड़ी दूर पर था और वहां से वे व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसने उनके व्यापार को सतगांव से
नए पत्तन हुगली की ओर प्रवासित किया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया, स्वयं का एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से कर आरोपित करना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन गया था। ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संग्रहण में भारी नुकसान उठाना पड़ा। अहंकारी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया, अपितु हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीदकर एवं बंदी बनाकर क्रूर दास व्यापार की शुरुआत भी की। 24 जून 1632 को मुगलों द्वारा हुगली पर कब्जे के प्रयास के प्रारंभ के 3 माह पश्चात हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को समाप्त कर दिया गया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यहाँ किला नहीं था, ना तो दीवार थी और ना ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध पुस्ता था, जिसका अधिक महत्व नहीं था। बारूद एवं नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत शाहजहां ने कासिम खान को 1,50,000 सैनिकों की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा। ठीक 3 महीने तक 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 ईसाई निवासी मुगल सैनिकों का सामना करते रहे, जिसके पश्चात वे भाग खड़े हुए। उनके अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ लोग किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे लोग मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने एवं दास्तां स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद ये धीरे-धीरे खत्म हो गया। पुर्तगालियों का पतन 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूरब में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान डचों एवं अंग्रेजों ने ले लिया। इसके कई कारण थे। 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ-साथ इसका भी पतन हो गया। 1588 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति क्षीण हो गई। पुर्तगाल के अंदरूनी मामले ने उसकी शक्ति कमजोर की। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। पुर्तगाल का सम्राट निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मांध थे तथा कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया। फितोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था, जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई गई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों उत्तरी अफ्रीका, दीव, दमन, गोवा, तिमोर, मकाओ तक ही सीमित था। भारतीय शासकों एवं जनता के बीच धार्मिक असहिष्णुता। उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। उन्हें डच एवं अन्य यूरोपीय व्यापारी शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम थे। ब्राजील को खोज के बाद भारत की ओर उनका ध्यान कम हो गया। पुर्तगालियों में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। चलिए इसमें देखते हैं कुछ लोग कुछ कहे हैं उसके बारे में। यहाँ पे है, भारत में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा के द्वारा कहा गया। पुर्तगालियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्रूस पर ईसा मसीह की मूर्ति लेकर भारत में प्रवेश किया। अत्यधिक सोना देकर उन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए क्रूस मूर्ति को एक तरफ रख दिया और उसे एक हाथ से समेटने में अक्षम पुर्तगालियों ने अपनी तलवार को भी छोड़ दिया। उनके बाद आने वाली यूरोपीय शक्तियों ने
उन्हें इस स्थिति में देखकर सुगमता से पराजित कर दिया। चलिए पुर्तगालियों का उत्थान एवं पतन को एक नज़र में देख लेते हैं। 1498 वास्को दी गामा ने कालीकट तक की यात्रा की। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। 1505 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया। 1509 में अल्मेडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। 1509 में ही अल्फांसो दी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। 1511 में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। वायसराय अल्बुकर्क की मृत्यु 1515 में ही हो गई। 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। 1535 में पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार कर लिया। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया। 1566 में पुर्तगालियों एवं तुर्की के बीच समझौता हुआ। 1566 में पुर्तगालियों एवं तुर्की के बीच समझौता हुआ। 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया। 1612 में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया। 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का दुर्ग छीन लिया। 1659 में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथों से बाहर चला गया। 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। चलिए अब शुरू करते हैं डच। पहले हम लोग पुर्तगाल के बारे में पढ़े थे, जो कि एक यूरोपीय कंपनी थी। वहीं फिर अब हम डच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक एवं नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वे पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन में एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीकी तथा जहाज रानी में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्रूट शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा एवं अद्भुत जहाज था। यह फ्रूट शिप बेहद हल्का था। इसे खेने के लिए कम लोगों की जरूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्च में कटौती हुई। डच जहाज भारी एवं धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाजों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। डचों ने नीदरलैंड में स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत पुर्तगालियों से मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प किया। डचों ने अंग्रेजों के भांति भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया था। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह पूर्णतः व्यापारिक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड यूरोप में आरंभिक वाणिज्यिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र था। एम्स्टर्डम में 1609 में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुआ। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम में होने लगी, जिससे कि यह पुनः निर्यात व्यापार का एक मुख्य केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागरीय एवं एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्यिक उद्यम था, जिसने डचों को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था जो 1696 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। इसने डचों को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी वोक की स्थापना हुई, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटविया में स्थित था।
भारत में डच व्यापार की स्थापना। डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। भारत में डच स्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिकट स्थित गैलरिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अदुर्गीकृत थीं। भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1605 में मछलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में, 1616 में सूरत में, 1641 में पट्टम में, 1645 में करिकल में, 1653 में चिंसूरा में, 1658 में कासिम बाजार पटना, बालासोर, नागपट्टनम में तथा 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत के अतिरिक्त बाह्य समीपवर्ती क्षेत्र पर भी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया। डचों ने 1605 में अम्बोयना, 1619 में मसाला द्वीप, 1658 में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। 1641 में मलक्का में भी डचों ने पुर्तगालियों पर विजय प्राप्ति हुई। भारत में अपने व्यापारिक धाक जमाने में डचों को स्थानीय शासकों से व्यापारिक सुविधाएं मिली। गोलकुंडा के सुल्तान तथा जिंजी, मदुरै और तंजावुर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूट दी। कोचीन के मुट्टा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था पूड़ाकट्ट और क्रांगनूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार। उत्तरी और दक्षिणी कोरोमंडल में डचों को चुंगी में रियायत मिली और वस्त्र व्यापार में उन्हें मुहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी व्यापारिक कंपनियों को यह कर देना पड़ता था। डचों की व्यापारिक संस्था वॉक एक नवीन प्रकार की संस्था थी और इसका प्रयोग से डचों को पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उनके निवेश द्वारा अस्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य कार्यनीति थी। 1632 में हुगली क्षेत्र से डचों ने पुर्तगालियों को हटाना शुरू किया। 1658 में डचों ने पुर्तगालियों को श्रीलंका से हटाया। 1659 में डचों ने पुर्तगालियों को तंजोर तट पर स्थित नागपट्टनम जीता। एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में डच मूलतः काली मिर्च एवं अन्य मसालों के प्रति रुचि रखते थे। चूंकि ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे, अतः वह डचों का मुख्य केंद्र बन गया। उन्होंने कोरोमंडल तट के भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में मद्रासपट्टनम विशेष वस्त्र हेतु प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली सर्वोच्चता को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाजों पर प्रहार किया और स्थलीय अड्डों पर आक्रमण भी किया। मसूलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने सोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। भारत में यूरोपियों का आगमन। डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे। वैसे कभी-कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार भी देते थे। गोलकुंडा के एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके, तब डचों ने लगान की रकम चुकाकर उनमें सेवाएं प्राप्त की। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चिकरी का उद्योग स्थापित किया। डच आंग्ल संघर्ष। समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डचों ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूरब में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। मसाले के व्यापार पर उनके अधिकार, कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनके एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित किया। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डचों ने कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्र गोवा, मालाबार के कारखाने, श्रीलंका के साथ उनके दालचीनी की व्यापार पर कई आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 में मलक्का पर और 1655-56 में कोलंबो तथा 1659 से 63 में कोचीन पर कब्जा कर लिया।
इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के रूप में उनका एक प्रतिद्वंदी बाकी था। उन्होंने यमुना घाटी और मध्य भारत में नील नील, बंगाल, गुजरात और कोरोमंडल में कपड़ा एवं सिल्क, बिहार में सॉल्ट पीटर, सोरा और अफीम तथा गंगा के घाटे में चावल का उत्पादन किया। 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता की स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों में संघर्ष आरंभ हो गए। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में 3 आंग्ल-डच युद्ध लड़े गए, जिनमें अंग्रेजों की विजयी हुई। उल्लेखनीय है कि 1717 में अंग्रेजों ने मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी। तीसरे आंग्ल-डच युद्ध 1672 से 1674 में सूरत और बॉम्बे में अंग्रेजों की नई बस्तियों के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। बंगाल की खाड़ी में 2-3 अंग्रेजी जहाज पर कब्जा कर लिया गया। 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने के पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गए और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीप पर सिमटकर रह गई। भारत में डचों का पतन। लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूह पर डचों का अधिकार रहा, परंतु अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था, वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डचों और अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता के अधीन थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनी के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना और उत्साह का अभाव था। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार में ही ज्यादा सक्रियता दिखाते थे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती चली गई। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा था, इसलिए उसके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा है और उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों एवं शक्ति में पूर्ण वृद्धि करने और आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्व एशिया के मसालों के द्वीप की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। इन्हीं द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों ने भारत में स्थित अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ा। यूरोप में अपनी स्थिति और समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपनी प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी, और ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति का ह्रास कर लिया था और इस कारण वे पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असफल हो गए। चलिए इसमें कुछ तथ्य दिए हैं बीच में, वो पढ़ लेते हैं। यह अंग्रेजों के साथ डचों की शत्रुता। ये किसने कहा? आर.सी. मजूमदार, एच.सी. रॉय चौधरी और ए.के. दत्ता ने कहा है। अंग्रेजों के साथ डचों की शत्रुता 17वीं शताब्दी के दौरान उस समय पुर्तगालियों की तुलना में अधिक थी। पूर्व में डचों की नीति, जो प्रयोजनों कैथोलिक स्पेन, उनकी स्वतंत्रता का दुश्मन और उनके सहयोगी पुर्तगाल से प्रतिशोध लेना और तीसरा नंबर ईस्ट इंडीज में वाणिज्य पर एकाधिकार करने के उद्देश्य से उपनिवेश स्थापित करना और बस्ती कायम करना से प्रभावित थी। उन्होंने पुर्तगालियों के निरंतर होते पतन द्वारा अपने प्रथम उद्देश्यों को प्राप्त किया। अपने दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे अंग्रेजों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। अंग्रेज उन यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने भारत में हिंद महासागरीय क्षेत्र में आकर नवीन व्यापारिक गतिविधियां प्रारंभ की थी, में अंग्रेज सर्वाधिक सफल और प्रभावोत्पादक
सिद्ध हुए। गौर करने लायक बात यह है कि पूर्वी देशों की ओर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए, किंतु वे शेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए। इसकी मुख्य वजह यह थी कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे और उन्होंने इसके लिए सैनिक राजनीतिक शक्ति का सहारा लिया। मौलिक कारण यह था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास, मांग व आपूर्ति का संतुलन एवं अनुकूलन राजनीतिक स्थिति में पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगी थी। इस लाभ के व्यापार ने अंग्रेजों को पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। 1599 में एक दुस्साहसी व्यापारी मिल्डेनहॉल भारत आया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का चार्टर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। पूर्व में अंग्रेजों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 को उठाया गया, जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर आदेश पत्र जारी करके गवर्नर और लंदन के कंपनी के व्यापारियों को पूरब में व्यापार करने के लिए विशिष्ट अधिकार प्रदान किए। प्रारंभ में ये विशेषाधिकार 15 वर्षों के लिए प्रदान किया गया, जिन्हें मई 1609 में एक नवीन चार्टर आदेश पत्र के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। शुरुआती वर्षों में सामान्य तौर पर भारत में व्यापारियों के एक समूह का स्वतंत्र बेड़ा भेजा गया था। ऐसी यात्रा से प्राप्त लाभ को वे आपस में बांट लेते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रगति।